तो अब हमारे सामने सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बड़ा बच्चों वाला कॉन्सेप्ट है, ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनना है, P&L कैसे बनना है और बैलेंस शीट कैसे बनना है। ठीक है सर, तो सब क्या हम इसे रफ कर दें? जी सर, आप इसको रफ कर दीजिए। अच्छा बताइए, हम क्लोजिंग किसकी कर रहे हैं, फटाफट बताओ, किस चीज को क्लोज करने जा रहे हैं, जल्दी से बताओ। एक्सपेंस और इनकम तो सही है, बिल्कुल सही, ट्रायल बैलेंस के एक्सपेंसेस और इनकम को। ठीक है, वैसे तो पूरा ट्रायल बैलेंस हो जाएगा, ट्रायल बैलेंस का हर एक आइटम एक जगह जाएगा। चलो पहले इस वाली बात को देख लेते हैं, व्हाट इज ट्रेडिंग अकाउंट एंड व्हाट इज P&L। आप चाहो तो एक ही साथ भी बना सकते हो दोनों को, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस। ट्रेडिंग अकाउंट थोड़ा छोटा होता है और P&L थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है सर, तो हमने एक ही में दो बार पार्टिकुलर्स ना लिखना पड़े तो इसलिए हमने क्या करा, ऊपर ट्रेडिंग बना दिया और नीचे क्या कर दिया, P&L। ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट है और ये आपका क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहां पर रुपीस अकाउंट है तो पार्टिकुलर्स, डेट वेट लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। फॉर द ईयर एंडिंग जब भी आप बना रहे हो, मान लीजिए आप 31 मार्च 2021 को बना रहे हो, समझ में आ गया। ट्रेडिंग और P&L में हमेशा फॉर द ईयर एंडिंग आएगा, क्योंकि इसके अंदर जो आइटम जाते हैं वो पूरे साल के जाते हैं। समझ लीजिए, इधर नोटिंग बाद में कर लेना, इसके अंदर जो आइटम जाते हैं वो सारे कौन से जाते हैं, पूरे साल। आपको कुछ भी नहीं करना, आपको ट्रायल बैलेंस को देखना है और ट्रायल बैलेंस के आइटम में से देखना एसेट नहीं, एक्सपेंसेस, लॉसेस, रेवेन्यूज, इनकम्स, उनको उठाकर आपको कहां डाल देना है, ट्रेडिंग और P&L। अब ये ट्रेडिंग अकाउंट क्या है सर, ये तो बता दो बेटा। ट्रेडिंग अकाउंट है, ध्यान रखना, वो अकाउंट जिसका रिजल्ट, जिससे हमें क्या मिलने वाला है, ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस। ट्रेडिंग अकाउंट क्या है बेटा, एक ऐसा अकाउंट जो हमें क्या रिजल्ट शो करने वाला है, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना है या फिर ग्रॉस लॉस कितना है, जिसमें इधर देख लीजिए सभी बच्चे, जिसमें वो हम खर्चे दिखाएंगे जो प्रोडक्ट बनने से पहले के हैं, माल बनने से पहले के खर्चे, जिसमें हम प्रोडक्ट की कॉस्टिंग की डिटेल शो करते हैं बेसिकली। समझ आ गया, नहीं आ गया? एक होता है कि यार एक्चुअली देखो मैं मार्कर सेल कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल मेरा मार्कर बेचने का बिजनेस है, तो मुझे ये पता लगाना है कि मेरे को मार्कर को बनाने में मेरी कॉस्ट कितनी आ रही है, मार्कर को बनाने में कॉस्ट, तो मैं सारे खर्चे मार्कर की कॉस्ट से चार्ज नहीं कर सकता। कुछ ऐसे खर्चे हैं जो कस्टमर से चार्ज किए जा सकते हैं, कुछ ऐसे खर्चे हैं जो प्रोडक्ट की कॉस्ट में इंक्लूड किए जा सकते हैं, जैसे कि डायरेक्ट मटेरियल आप सब बच्चों को इसमें दिख रहा है, ये रहा डायरेक्ट मटेरियल, ये प्लास्टिक डायरेक्ट मटेरियल है, इसका जो रिफिल है, ये इसके अंदर वो जो भी इंक डालने का रहता है वो डायरेक्ट मटेरियल है, मतलब जिसके बिना प्रोडक्ट बन ही नहीं सकता। डायरेक्ट मटेरियल वो तो हम कस्टमर से चार्ज करेंगे, वो तो प्रोडक्ट की कॉस्ट में इंक्लूड करेंगे, बोलो यार। डायरेक्ट लेबर, व्हाट इज डायरेक्ट लेबर, जिसने इसको बनाया है, जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है, जो डायरेक्टली इस प्रोडक्ट को बनाने में डायरेक्टली इन्वॉल्व है। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, उसको हम क्या बोलेंगे, डायरेक्ट लेबर। फैक्ट्री, जिस फैक्ट्री के अंदर बन रहे हैं, डायरेक्ट फैक्ट्री का रेंट है, जिस मशीन से बन रहे हैं, मशीन में ईंधन जा रहा है, फ्यूल लग रहा है, फैक्ट्री की लाइटिंग है। जब हमने मटेरियल मंगाया तो टेम्पो वाले को पैसे दिए, किसको पैसे दिए, टेम्पो वाले। तो कैरीज इनवर्ड क्या है मेरा, डायरेक्ट एक्सपेंस, यानी कि माल बनने से पहले के खर्चे। सीधी सी बात है, ट्रेडिंग अकाउंट में हमने वो चीजें लेकर जानी है, वो एक्सपेंसेस लेकर जाने हैं विच आर रिलेटेड टू द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, जिसको हम प्रोडक्ट की कॉस्ट से क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चों, चार्ज कर सकते हैं। बात आई समझ या नहीं आई, जवाब दीजिए। अब देखो हमने क्लोज करेंगे, हम इसको क्लोज करेंगे, क्योंकि जब तक क्लोजिंग नहीं होगा तब तक रिजल्ट्स नहीं निकल सकता। आपने वर्ल्ड कप देखा तो आप लोगों ने देखा स्टार्टिंग में इतनी सारी टीमें थी, अब मुझे नहीं पता एग्जैक्ट कितनी थी, 12-14 टीम मान लो, जितनी भी थी स्टार्टिंग में बहुत सारी टीमें थी, उनके आपस में मैचेस हुए, फिर कोई टूर्नामेंट से कोई टीम पहुंची, मान लेते हैं सेमीफाइनल में पहुंची, कुछ फिर फाइनल में पहुंची, बोलो यार, मतलब उससे पहले तो लास्ट में आपने देखा क्लोजिंग हुई, बाहर निकलती गई, लास्ट में 2 ही टीम पहुंची। कौन कौन सी टीम पहुंची थी इस बार बताओ, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, और वर्ल्ड कप कौन जीत के ले गया, ऑस्ट्रेलिया। समझ में आई बात है, मतलब क्या है, अगर हम क्लोजिंग कर, अब आपका क्या पूरे सेशन चला, पढ़ाई करी, अब लास्ट में क्लोजिंग होगा,
भाई पढ़ लिया, जैसे पढ़ा है नहीं पढ़ा हमें नहीं मतलब, पेपर दो खत्म करो कहानी। क्लोजिंग होएगी या नहीं होगी? तो एट द एंड ऑफ द ईयर हम क्लोज करेंगे। किस किस को क्लोज करेंगे वो मैंने आपको बता ही दिया है। पूरे ट्रायल बैलेंस को क्लोज करना है वो बात अलग है। एक्चुअल में जो क्लोजिंग होती है वो किसकी होती है बच्चों बताओ? एक्सपेंसेस, इनकम, रेवेन्यूज, लॉसेस। क्योंकि एसेट्स और लायबिलिटीज जिस दिन क्लोज हो गए बिजनेस ही क्लोज है, बैलेंस शीट थोड़ी क्लोज होने वाली है। अरे बोलो यार, बैलेंस शीट तो एक ही दिन क्लोज होगी। कब? जब आपका बिजनेस बंद हो जाए। अब सर कैसे क्लोज करेंगे वो मैं सिखा रहा हूँ। तो कौन से आइटम कहाँ लेकर जाएंगे, जैसे इधर देखो सारे बच्चे, आपके पास परचेज के बैलेंस क्या होते हैं फटाफट बताओ। परचेज के बैलेंस क्या पड़े होंगे? डेबिट। साथ साथ क्लोजिंग एंट्री भी सिखा रहा हूँ, उधर देख लीजिए। परचेज के बैलेंस डेबिट है सर जी, क्लोज कर दो। जी सर बिल्कुल क्लोज कर दीजिए। और बताइए फैक्ट्री का रेंट है, इसके भी बैलेंस क्या होंगे? डेबिट। कैरीज इनवार्ड पे करा होगा आपने, क्या पे करा होगा? कैरीज इनवार्ड। ये ट्रायल बैलेंस में कहाँ पड़ा होगा? डेबिट बिल्कुल। वेजिस, वेजिस कहाँ पड़ा होगा? डेबिट। और बताओ सर फैक्ट्री का रेंट हो गया है, कैरीज है, वेजिस है, और बताइए सर। हाँ ओपनिंग स्टॉक का भी ले लेते हैं। तो ये सब ये सारे आइटम ट्रेडिंग अकाउंट से कनेक्टेड है, इन सबको हम क्लोज कर देंगे। तो हम इनको कहाँ ले जाएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट। समझ आ गया नहीं आ गया? मतलब एक तरीके से प्रोडक्ट से रिलेटेड जो मेरा माल है उससे रिलेटेड कॉस्टिंग वाले इन सारे खर्चों को हम कस्टमर से चार्ज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ ओपनिंग स्टॉक डालते हैं। ओपनिंग स्टॉक हमारा वो स्टॉक है जो पिछले साल नहीं बिक पाया था। तो जो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक था वही हमारा क्या बनने वाला है? ओपनिंग। तो भाई पहले इसको देखेंगे, ये भी प्रोडक्ट की कॉस्ट में इंक्लूड होने वाला है। जितनी भी हमने परचेजेस करी है वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। इसमें से कोई परचेज रिटर्न है तो हम उसको माइनस भी कर देते हैं, क्योंकि परचेज रिटर्न कहाँ पड़ा होगा? क्रेडिट साइड। जवाब दो यार। मैंने सामान 1 लाख का खरीदा बट मैंने वापिस उस 10,000 का कर दिया, तो अल्टीमेट तो मेरा सामान कितने का है? खर्चा 90,000। तो खर्चा तो मैं 90 का ही बुक करूंगा ना। अकाउंट्स में तो डेबिट क्रेडिट का सिस्टम है, लेकिन यहाँ फाइनल अकाउंट बना रहे हैं तो फाइनल अकाउंट बना देखो मेरी कॉस्टिंग कितनी आ रही है। तो मैं इधर अपनी कॉस्ट दिखा रहा हूँ, तो इधर मैं अपनी क्या दिखा रहा हूँ? कॉस्ट। मैं कहूंगा कुछ खर्चे हैं जो कस्टमर से चार्ज कर लो, जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस, जिसको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट। अब डायरेक्ट एक्सपेंस में वेजेस, जो लेबर आपके साथ काम कर रहा है, फैक्ट्री का रेंट है, लॉजिक पे करो, फैक्ट्री की लाइटिंग है, फैक्ट्री की क्या है बच्चों बताओ? लाइटिंग है, और फ्यूल वगैरह है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? कैरीज इनवार्ड है, क्या है बच्चों बताओ? कैरीज इनवार्ड। मशीन मतलब आपने वो मंगाया, अरे क्या बोलते हैं, रॉ मटेरियल मंगाया, टेम्पो वाले को पैसे दिए, तो वो कैरीज इनवार्ड। समझ आ गया नहीं आ गया? कोई आप इंपोर्ट कर रहे हो, कोई आप क्या कर रहे हो दूसरी कंट्री से रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर रहे हो, इंपोर्ट ड्यूटी पे कर रहे हो, वो भी डाल देंगे। कस्टमर से हम चार्ज करने वाले हैं, उसको क्रेडिट नहीं मिल रहा तो बोलो यार। तो ये सब हमारा यहाँ पर आने वाला है। ये सब अगर मैं इसको लॉजिकली बताऊं ना तो ये क्या है? अगर आप इससे मेरे से पूछोगे तो सर ये क्या है बेटा, मैं इसको बोलूंगा टोटल कॉस्ट। मैंने डेबिट साइड में अपनी क्या दिखा दी है? टोटल कॉस्ट। जितना भी मेरे पास सामान है उसकी टोटल लागत इतनी है। सॉरी एक बात बताओ, इसके अलावा भी तो बहुत सारे खर्चे होते हैं। यस बेटा बहुत सारे खर्चे होते हैं, जैसे सेल्स का खर्चा है, एडवर्टीजमेंट का खर्चा है, डिस्काउंट का खर्चा है, मार्केटिंग का खर्चा है, फोटो स्टेट है, प्रिंटिंग है, ऑफिस की सैलरी है, दुनिया भर के एक्सपेंसेस हैं। लेकिन अगर उन सारे खर्चों को कस्टमर से चार्ज करने लग गए, प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड करने लग गए, तो भाई साहब प्रोडक्ट तो बहुत महंगा हो जाएगा। आप लोग रिनोल्ड्स का पेन खरीदते हो, 5 रुपए का मिलता है, उसका ऐड सचिन तेंदुलकर देता है, उसका ऐड अमिताभ बच्चन देता है। बताओ अमिताभ बच्चन करोड़ों रुपए लेता है, बताओ हाँ या ना? अब अगर वो करोड़ों रुपए की एडवर्टीजमेंट की कॉस्ट उस प्रोडक्ट से चार्ज करी जाए तो वो प्रोडक्ट 5 रुपए का थोड़ी मिलने वाला है सर। तो फिर बेटा कंपनी क्वांटिटी बेस खेलती। कंपनी कहती है तो जितनी अवेयरनेस बढ़ेगी क्वांटिटी में बच्चा आएगा, क्वांटिटी में प्रोडक्ट सेल होगा, क्वांटिटी में प्रोडक्ट सेल होगा तो वहां से मेरा प्रॉफिट शो हो जाएगा, मैं वहां से चार्ज करूंगा। अभी बताऊंगा कैसे। वो हर एक खर्चे को हम कस्टमर से डायरेक्टली चार्ज नहीं कर सकते हैं। बोलो बच्चों। तो जो हम कस्टमर से चार्ज कर सकते हैं दैट इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस and which cannot be charged from the customer, which cannot be included in the cost of the product, उसको हम क्या बोलते हैं? indirect expenses। डायरेक्ट के यही कुछ एग्जांपल्स होते हैं, आप अपनी बुक में भी देख लेना, ट्रेडिंग अकाउंट में 2-4 चीजें और मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, बोलो यार। अब ये सर, अब ये साथ के साथ मैंने क्लोजिंग एंट्री भी सिखा दी। मैंने आपको बोला था क्लोजिंग, जब मैं वहां सिखा रहा था जर्नल, मैंने कहा वहां इतनी पल लेनी पड़ेगी क्योंकि मुझे ट्रेडिंग पूरा समझाना पड़ रहा था।
अब आप देखो ना, मैं क्लोज करने जा रहा हूँ, ये सब ट्रायल बैलेंस में कहाँ पड़े होंगे? डेबिट साइड। अब इनको क्लोज करना है तो क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। अब इसको मैं कहाँ ले गया? अभी मैंने भाई ट्रेडिंग अकाउंट में डाल दे, कॉस्टिंग आ जाएगी। अभी ट्रेडिंग अकाउंट का रिजल्ट निकाल के दिखाऊंगा। अब एक तरफ आपने ले ली कॉस्ट, एक तरफ क्या ले ली? कॉस्ट। अब क्या चाहिए? सेल भी तो चाहिए, तभी तो प्रॉफिट होगा। अब तुम सामान ला ला के दुकान में भर लो, बेको मत, कभी जिंदगी में प्रॉफिट नहीं होने वाला। तो डेबिट साइड में कॉस्ट दिखा दी, क्रेडिट साइड में क्या दिखा दूंगा? सेल। मिल जाएगा प्रॉफिट। अब देखो सेल्स को कैसे क्लोज करूंगा, बताओ, लॉजिकली बताओ सारे बच्चे। सेल्स के बैलेंस क्या होते हैं? अरे बोलो यार, सेल्स के बैलेंस क्रेडिट होते हैं। क्लोज करना है तो क्या करेंगे? डेबिट। तो सेल्स अकाउंट डेबिट टू क्या आ जाएगा? सेल्स अकाउंट डेबिट टू क्या आ जाएगा बच्चों? ट्रेडिंग अकाउंट। सेल्स अकाउंट डेबिट टू क्या आ जाएगा? अरे बात समझ में आई या नहीं आई? तो ये आ जाएगी हमारी। अब बताओ सेल्स कहां पर आएगा? क्रेडिट साइड। तो डेबिट साइड में मैंने कॉस्ट बुक कर ली, क्रेडिट साइड में क्या बुक कर ली? सेल्स। अगर कोई सेल्स रिटर्न है तो उसको क्या करेंगे? माइनस करके नेट सेल निकालेंगे। अब मान लो ये 1000 यूनिट्स मेरी है टोटल, और ये 1000 की 1000 बिक गई। 1000 की कॉस्ट, 1000 की सेल, 1000 की कॉस्ट, 1000 की सेल, कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे बोलो यार, 1000 की कॉस्ट, 1000 की सेल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधा प्रॉफिट हो जाएगा। अगर सेल ज्यादा है, अगर क्या है? सेल ज्यादा है तो क्या हो जाएगा? ग्रोस प्रॉफिट। सेल ज्यादा है तो क्या हो जाएगा? ग्रोस प्रॉफिट। याद करो, ये मैंने आपको समझाया था जब आप छोटे बच्चे थे, जब आप फर्स्ट क्लास में मेरे पास आए थे और मैंने 10 दिन आपको खाली बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स कराया था। याद है वो दिन? तुम्हें लग रहा है यार ये क्या करा रहा, मतलब भाई 10 दिन तक लगा पड़ा एक ही चैप्टर में। उस पहले वाले बैच का 10 दिन में हुआ था, बाकी दूसरे वाले बैच का 5 दिन। मतलब जैसे जैसे बच्चे लेट आते गए तो उसी हिसाब से क्या है, ड्यूरेशन उसकी कम होती चली गई। ठीक है बच्चों? हाँ, समझ में आया? मैंने आपको समझाया था ग्रोस प्रॉफिट, क्या बताया था? बस बताया, मोटा मोटा प्रॉफिट। बोलो यार, उस टाइम मैं चाह के भी आपको नहीं समझा सकता था व्हाट इज ग्रोस प्रॉफिट, लेकिन अगर तुम्हें इतना भी ध्यान है मोटा मोटा प्रॉफिट तो भी हो। मतलब सेल और कॉस्ट का कुछ चक्कर है। अब देखो यार, हर एक कंपनी इस मार्कर को बेच रही है, तो उसको पता है इस मार्कर को बनाने में मेरी कॉस्टिंग इतनी आ रही है, मेरी लागत इतनी आ रही है। अगर उसकी लागत 20 रुपए की आ रही है, 20 का तो नहीं बेचेगी। कोई समाज सेवा तो खोल नहीं रखी है, बोला यार, तो वो उसमें प्रॉफिट मार्जिन रखती है कि चल इस पे मैं 20% का प्रॉफिट रख लेते हैं। तो 20 है, 20 का प्रॉफिट रख लिया, 20% का तो 4 रुपए का प्रॉफिट हो गया, तो 24 रुपए का बेच दिया। बोलो बच्चों, 50% प्रॉफिट रख लिया तो 30 रुपए का। देखा कि हमारे कॉम्पिटिटर का क्या प्राइस है। अब एक तरफ कॉस्ट हो गई और एक तरफ क्या हो गई? सेल हो गई। आ गया रिजल्ट आपके सामने। आगे बात समझ नहीं आ गई? तो ग्रॉस प्रॉफिट कब होगा? क्रेडिट साइड अगर बड़ी होगी, किससे? डेबिट साइड। तो ये मेरा सेल हो गया और ये मेरी टोटल कॉस्ट है। लेकिन सर एक बात बताओ, हमारे माइंड में क्वेश्चन है, क्या पता 1000 की 1000 यूनिट्स ना बिके। सर ये बात तो बिल्कुल जायज है। मैंने 1000 बनाई है तो कस्टमर मेरे हाथ में थोड़ी है। बोलो यार, मैंने 1000 यूनिट्स बनाई, क्या हो सकता है डिमांड 1200 की भी आ जाए, हो सकता है डिमांड 1500 की भी आ जाए। अगर डिमांड 1200-1500 की आएगी, मैं मनाई कर भाई मेरे पास नहीं है, सॉरी, आप वेट करो, बनेगा अगला स्लॉट बनेगा तो दे देंगे। बट ऐसा तो नहीं हो सकता नहीं 1000 में 1500 बेच दूंगा, पॉसिबल ही नहीं है। मैं बोला यार, लेकिन ऐसा भी हो सकता है मैंने 1000 बनाए लेकिन बिके खाली 800। जवाब दो। सब बिल्कुल जायज बात है। अब ऐसे केस में मुझे बताओ, अपनी कॉमन सेंस लगा के बताओ, प्रॉफिट मुझे कौन सी यूनिट्स देंगी? 1000 यूनिट्स प्रॉफिट कमा के देंगी या 800 यूनिट से प्रॉफिट होने वाला है? बेटा एक बात हमेशा ध्यान रखना, प्रॉफिट के लिए सेल होनी जरूरी है, परचेज सेल, कॉस्ट से। आप दुकान में लाके सामान बना के रख दिया तो प्रॉफिट नहीं होने वाला। दो चीजों का होना जरूरी है, परचेज भी होनी चाहिए, सेल, कॉस्ट और सेल। तो सर जो प्रॉफिट होगा ना आपका, वो कितने यूनिट्स पे होगा? 800। तो सर अब इस बार क्या होगा? इस बार भाई क्रेडिट साइड में तो खाली 800 की सेल आएगी। इधर देखना सारे बच्चे, यहां पर तो जब मैं सेल दिखाऊंगा तो पूरे साल तो सेल कितने की आएगी? 800 की। बोलो बच्चों, लेकिन कॉस्टिंग तो कितने की रहेगी? 1000 की। यहाँ तो दिक्कत हो गई सर, यहाँ तो अकाउंट्स में तो अब ऐसा नहीं मैं इसको चेंज कर दूं। बोलो यार, इसमें मैं चेंज नहीं कर सकता क्योंकि मैंने प्रोडक्ट बनाए हैं, जो मेरी कॉस्टिंग आई है, जो सामान सुमन खरीदा गया,
वो 1000 के हिसाब से है, बट मेरी सेल 800 ही है। अब एक तरफ 1000, अब इधर देखो सिंपल कॉमन सेंस लगाओ, एक तरफ कॉस्टिंग 1000 की है और सेल 800 की है, क्या लड़ाई हो जाएगी दोनों के आपस में? नहीं। क्या कोई ऐसी टीम देखी आपने कि इंडिया में 11 खिलाड़ी है, पाकिस्तान में 15 खिलाड़ी है? ऐसा नहीं होता। कोई भी मैच देखो आप लोग, सर ऐसा नहीं है आप कॉस्टिंग 1000 की ले लोगे और सेल आप 800 की ले लोगे, रिजल्ट निकाल दोगे बट गलत होगा वो, बोलो यार। और हम गलत रिजल्ट निकाल देंगे थोड़ी क्लासेस में। तो बच्चों यहाँ पर आपको पता है अकाउंट्स में अब एक नई चीज पैदा हो जाएगी और उसका क्या नाम है? क्या बच गया यहाँ पर? क्लोजिंग स्टॉक। अरे बोलो भाई, क्लोजिंग स्टॉक बच गया नहीं बच गया? 1000 बनाए, 800 बिके, तो 200 तो मेरे पास ही पड़े हैं, 200 तो मेरे पास ही पड़े हैं। मेरा क्लोजिंग स्टॉक वो यूनिट्स जो बन चुकी हैं, तैयार हो चुकी हैं, विच आर रेडी फॉर सेल, बट वो इस साल बिक नहीं पाई। क्यों नहीं बिक पाई? क्यों नहीं बिका आपने? अबे भाई कस्टमर नहीं मिला, मैं क्या करूं? मैं तो चाहता हूं मेरे पास लाख बच्चा है, अबे मेरे चाहने से कुछ होना क्या? जवाब दो। हम अकाउंटेंट है, अकाउंटिंग करेंगे तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर अब देखो अब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, 1000 की कॉस्टिंग पे जो सामान नहीं बिक पाया उसको हम बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। अगर क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक है तो हम उसको यहाँ दिखा देंगे, अगर हमारा क्लोजिंग स्टॉक है तो हम उसको यहाँ दिखाएंगे। सर यहाँ दिखाने का लॉजिक क्या है? लॉजिक इसका सिंपल है, मैंने डेबिट साइड में कॉस्ट क्या कर ली थी? बुक कर ली थी। बोलो भाई, या तो ये सेल का पार्ट बन जाता, सेल और कॉस्ट बिल्कुल सही था, लेकिन जो कॉस्ट जो सामान नहीं बिक पाया उसको नलीफाई करना, टू नलीफाई द इफेक्ट इन टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में जो इफेक्ट है उसको नलीफाई करने का काम। मैंने यहाँ पर जो टोटल कॉस्ट बुक कर ली थी, मुझे अब इस टोटल कॉस्ट को क्या कर देना है? काम। अब देखो आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, ऐसे समझ में आएगा बॉडी लैंग्वेज से मेरी। इधर देखना कैसे समझ में आएगा। ये ले ली मैंने 1000 की कॉस्टिंग, ये ले ली मैंने 800 की सेल। अब लड़ाई करा रहा हूँ, रिजल्ट गलत है। गलत है या सही है? ठीक है। तो सर अब तरीका क्या है? 1000 की कॉस्टिंग, ठीक है, डेबिट साइड पड़ जाए, इधर 800 की सेल, ठीक है। सर इसमें एक काम करो, 200 की कॉस्टिंग मिला दो। अब इसमें 200 की कॉस्टिंग क्लोजिंग स्टॉक के नाम से मिला दो। अरे बोलो यार, इस वाले हाथ पे क्या पड़ी? 800 की सेल और प्लस में इसमें 200 की कॉस्ट और रख दो। अब लड़ाई कराओ। अब देखो एक डेबिट है और क्रेडिट है, अकाउंट्स में आपको पता है डेबिट क्रेडिट आपस में कटते हैं। अब तुम लड़ाई कराओ तो देखो तुम्हारा माइंड ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट करेगा। जब तुम लड़ाई कराओगे ना तो 200 की कॉस्ट इसमें भी है और 200 की कॉस्ट इसमें भी है, वो तो नलीफाई हो गई। अल्टीमेट बच क्या गया? 800 की कॉस्ट और 800। ये तो चाहिए था, हाँ या ना? इसीलिए हम क्लोजिंग स्टॉक को कहाँ डालते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट्स। आप अपने स्कूल में जाके पूछ लेना, किसी को नहीं पता होगा क्यों डालते हैं, बस सब डालते हैं तो डालते हैं, ये वाला तरीका होगा, ध्यान रखना। किसी को लॉजिक वॉजिक कोई नहीं बता रहा क्या हो रहा है, और मैंने भी तुम्हें बता दिया, पता नहीं तुम कितना ध्यान रखोगे। तो प्यारे बच्चों, मेरा यहाँ पर एक खत्म हो जाता है। और ये आपको पता ही है क्लोजिंग स्टॉक किस चीज पर वैल्यू होता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के हिसाब से कॉस्ट और एनआरवी या मार्केट वैल्यू, विच एवर इज लोअर। पढ़ा था आप लोगों ने ये? अगर तुम्हें याद हो चैप्टर नंबर 3 भी था, अगर कॉस्ट 100 रुपए है, मार्केट वैल्यू 90 है, तो 90 को आप गलत करके आए थे ना, ये वाला शायद प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपको एक आधे क्वेश्चन में मिलेगा, तो वहां पर हम देख लेंगे। पर छोड़ो, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया। बोलो सर हमारा एक क्वेश्चन, क्या हमेशा ग्रॉस प्रॉफिट होगा? अबे भाई कैसी बात कर रहे हो, तुम बिजनेस कर रहे हो कि नौकरी कर रहे हो कि प्रॉफिट ही होगा हमेशा? ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है आपकी कॉस्टिंग ज्यादा आ रही हो, बोलो बच्चों, हो सकता है डेबिट साइड आपकी ज्यादा हो क्रेडिट साइड से, तो मेरे प्यारे बच्चों आपको क्या मिल जाएगा? ग्रॉस लॉस। क्या मिल जाएगा? ग्रॉस लॉस। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया है। जल्दी से या तो डेबिट साइड ज्यादा होगी क्रेडिट साइड से, अगर डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट साइड से, दैट मींस मेरी कॉस्टिंग ज्यादा है। मेरी कॉस्टिंग किस चीज से ज्यादा है? मेरे रेवेन्यू से। बोलो बच्चों, तो मेरे को क्या हो जाएगा? लॉस, मोटा मोटा लॉस। सर इसको ग्रॉस लॉस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि नेट लॉस नेट प्रॉफिट तो कौन सा अकाउंट शो करने वाला है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कौन सा अकाउंट शो करने वाला है? प्रॉफिट एंड लॉस। वो तो 5 मिनट का काम है, अभी समझ में आ जाएगा। बताओ सर, बताओ P&L कैसे बनेगा?
देखो बच्चों, अब हम निकालेंगे शुद्ध लाभ। क्या निकालेंगे? शुद्ध लाभ। तो शुद्ध में पहले ये तो आएगा ही आएगा, बोलो यार। हम कहेंगे भाई मोटा मोटा प्रॉफिट हमने इतना कमा लिया। इधर देख लो, जैसे मैं रिनोल्ड्स का एग्जांपल ले रहा था, तो रिनोल्ड्स ने भैया 5 रुपए का पेन रख के दुनिया भर की सेल कर दी, करोड़ों रुपए की सेल कर दी। कई बार मेरे दिमाग में आता है, यार देखो हम 1 रुपए की सेंटर फ्रेश खाते हैं, यार वो 1 रुपए की इतनी बढ़िया पैकिंग, इतना बढ़िया टेस्ट, सब कुछ इतना बेस्ट है, और वो बताओ यार 1 रुपए में बेच रहे हैं, पता नहीं क्या प्रॉफिट होता है। 1 रुपया तो कोई बड़ी चीज नहीं है, हाँ या ना। ऊपर से एड वेड भी आता है, सेलिब्रिटीज इतना पैसा ले जाती है, लेकिन हम 1 रुपए में देख रहे हैं। लेकिन आप सोचो कितनी पॉपुलेशन है। इंडिया की पॉपुलेशन 135 करोड़ है। अगर उसमें से 1 करोड़ लोग भी डेली खरीद रहे हैं, तो बताओ एक दिन की सेल कितनी हो गई? 1 करोड़ की हो गई। अब आप लगा लो 30 दिन की बात करते हैं, 30 करोड़। समझ में आया? वो दिखने में तो एक रुपया है, लेकिन वो मतलब मास बिल्कुल बल्क में सेल हो रही है। तो मोटा मोटा प्रॉफिट तो कैसे निकलेगा? सेल कॉस्ट निकाल लो, मोटा मोटा प्रॉफिट हो गया। अब वो मोटा मोटा प्रॉफिट हमारा इतना आ गया। बस ये देखो, पता है हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग में पढ़ते हैं कि अगर आपकी वेरिएबल कॉस्ट कवर हो रही है ना, देख दो, ठीक है। बस तुम्हारी वेरिएबल कॉस्ट पता है ना, तुम्हें इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, जो हर एक प्रोडक्ट को बनाने में आती है, मतलब जो वेरी करती है विद द चेंज इन लेवल ऑफ प्रोडक्शन। जैसे जैसे प्रोडक्शन चेंज होगा तो पर यूनिट में हमेशा क्या रहती है? वो सेम रहती है। 1 बनाओगे तो भी आएगी, 10 बनाएंगे तो भी आएगी। बोलो यार, 1 बनाएंगे 10, 10 बनाएंगे 100, 100 बनाएंगे 1000। मतलब अब आप प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो, आपका वेरिएबल कॉस्ट 10 है, तो ये ध्यान रखना मेरी वेरिएबल तो कम से कम कवर हो जाए। 10 से सस्ती नहीं बेचना। अगर 10 से सस्ती बेच रहे हो फिर तो बिजनेस बंद ही बंद होना है। बोलो इसका मतलब आप हर यूनिट पर, बताओ इसका मतलब क्या, आप हर यूनिट पे क्या कर रहे हो? लॉस कर रहे हो। छोड़ो यार, मैं क्या मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ाने लगी आपको, वो तो फाइनल ईयर की बातें हैं। बट आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया, हाँ या ना? अब ये मोटा मोटा प्रॉफिट मिल गया है। अब हम और सारे खर्चे और माइनस कर देंगे, जितने भी हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, लॉसेस हैं, इन सबको हम कहाँ डाल देंगे बच्चों? P&L में। इन सबको हम कहाँ डाल देंगे? P&L। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या लॉसेस हैं वो सारे के सारे हमारे कहाँ आ जाएंगे? P&L। सर कौन कौन से डायरेक्ट एक्सपेंस और लॉसेस हैं? ये बच्चों आप कहाँ से कॉपी कर लेना, कॉपी फ्रॉम बुक से कॉपी कर लेना। बट मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसी बात नहीं। एडवर्टीजमेंट है, कोई सेल्स के एक्सपेंसेस हैं, कोई प्रिंटिंग है, कोई डिस्काउंट अलाउड है, ठीक है बच्चों। बताओ कोई फैक्ट, जैसे सैलरी है, ऑफिस की सैलरी है, ऑफिस स्टाफ है, ऑफिस स्टाफ की सैलरी है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, बैड डेट्स है, कुछ लॉसेस वगैरह हैं। ये डायरेक्ट के अलावा और सब जो बच जाता है वो इनडायरेक्ट है। बोलो बच्चों। डायरेक्ट तो यही है, डायरेक्ट तो बड़े चुनिंदा से है ना। तो डायरेक्ट के अलावा जो सब बच गया वो क्या है? इनडायरेक्ट है। उसके अलावा बस ये सब चीजें आपको डालनी है यहाँ पर। सर क्या हमारी कुछ इनडायरेक्ट इनकम भी होती है? यस, ये तो मेरी डायरेक्ट इनकम है। मेरा मेन काम, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मेरा मेन काम क्या है? आप लोगों को पढ़ाना, सर्विसेज देना। तो आपसे पैसे मिलते हैं, वो हमारी डायरेक्ट इनकम है। कौन सी इनकम है? डायरेक्ट। लेकिन सर इनडायरेक्ट क्या है? इनडायरेक्ट मैंने कहीं से कमीशन कमा ली, मैंने कहीं से इंटरेस्ट कमा लिया। बोलो बच्चों, मैंने कोई प्रॉपर्टी बेच दी, मैंने कोई एसेट बेच दी, तो ये मेरी रेगुलर नेचर की इनकम भी नहीं है, इनडायरेक्ट इनकम है जो मेरे व्यापार से कनेक्टेड नहीं होती है। तो ये भी आपको कुछ देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि कोई इंटरेस्ट इनकम है, जैसे कि कोई डिविडेंड की इनकम है। मैंने किसी कंपनी के शेयर ले रखे हैं, मेरे को वहां से डिविडेंड मिल गई, मेरे को कोई प्रॉफिट हो गया। किस चीज पर प्रॉफिट हो गया? सेल ऑफ एसेट। किसी एसेट्स को मैंने सेल कर दिया। और बताओ मुझे कहीं से क्या मिल गई? कमीशन मिल गई। बोलो बच्चों। तो ये सब मेरी इनडायरेक्ट इनकम है, सिंपल सी बात है। अब मेरा मिलने वाला है नेट प्रॉफिट। अब क्या मिलने वाला है? नेट प्रॉफिट। तो ये आया मेरे पास मोटा मोटा प्रॉफिट, ये आया मेरे पास मोटा मोटा प्रॉफिट। वो किससे मिला? ट्रेडिंग। एक अकाउंट से दूसरे में गया। अगर लॉस होता तो लॉस यहाँ पर आता है। जवाब दो बच्चों। एक अकाउंट से दूसरे में जाता है, हमेशा रिवर्स साइड एंट्री होती है। और ये प्रॉफिट है मेरा, बैलेंसिंग फिगर, इसकी नेचर क्रेडिट ही है, तो यहाँ पर क्रेडिट साइड में आया और यहाँ डाल दिया। अब मान लेते हैं मेरे को मोटा मोटा प्रॉफिट हुआ 10 लाख का। इधर देखो, अब आपको अच्छा समझ में आएगा। और मेरी कुछ और इनकम और हुई है 6 लाख रुपए की। तो मैं कहता हूँ भैया मेरे पास कुल कमाई है। कुल कमाई कितने की है? 16 लाख। कितने की है? 16 लाख। अब मान लीजिए मेरे पास कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और लॉसेस भी हैं, ये है मेरे पास 12 लाख के। कितने के हैं? 12। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो मेरे को रिजल्ट मिल जाएगा, दिस रिजल्ट विल बी नोन एज नेट प्रॉफिट। बोलो बच्चों।
इसे हम बोलते हैं शुद्ध लाभ, इसको हम क्या बोलते हैं? शुद्ध लाभ। समझ में आ गई बात, नहीं आ गई? और नेट प्रॉफिट कब होगा? जब मेरी क्रेडिट साइड, ये वाला क्या है, ये नीचे वाला सेक्शन किस चीज का है? P&L का होगा। जब मेरी क्रेडिट साइड बड़ी है, किससे बड़ी है? डेबिट साइड। सर जरूरी है कि नेट प्रॉफिट? नहीं, मैं तो नहीं कह रहा जरूरी है। अगर डेबिट साइड आपकी बड़ी है क्रेडिट साइड से, तो मेरे प्यारे बच्चों आपको क्या हो जाएगा? नेट लॉस। क्या हो जाएगा? अरे बात समझ में आ गई? खत्म हो चुका है ट्रेडिंग अकाउंट, P&L। बस बैलेंस शीट तो हर किसी को आती है। बैलेंस शीट में है ही क्या? बैलेंस शीट क्या होती है? एक तरफ लायबिलिटीज होती है और एक तरफ एसेट्स। क्या तुम ट्रायल बैलेंस देख के लायबिलिटीज और एसेट्स नहीं पता लगा पाओगे? बोलो यार, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। चलो सर, यहाँ पर आप बैलेंस शीट बना दीजिए। लो पिक्चर, तो फटाफट बैलेंस शीट बना देता हूँ। ठीक है बच्चों, बैलेंस शीट कैसे बनेगी? बैलेंस शीट में हमेशा एज एट आता है, क्योंकि वो एक पार्टिकुलर डेट पर बनती है। यहाँ पर लायबिलिटीज रुपीज, एसेट्स और रुपीज। ठीक है बच्चों, मुझे बताइए फटाफट, लायबिलिटीज में जो जो ट्रायल बैलेंस के अंदर लायबिलिटीज दिखेंगी वो सब लायबिलिटी साइड में आएंगी। क्रेडिटर है, बीपी है, लोन है, कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, कैपिटल है, तो कैपिटल तो लायबिलिटीज होती है बिजनेस के लिए। बोलो बच्चों। yes, तो आप कैपिटल में से ड्राइंग्स होगी तो ड्राइंग्स को माइनस कर देंगे। साल के एंड में दिखा रहे हैं भाई तूने इतना पैसा लगाया, इतना तूने निकाल लिया। अगर नेट प्रॉफिट होगा तो क्या कर देंगे? प्लस। और अगर नेट लॉस होगा तो क्या कर देंगे? माइनस। अरे जवाब दो। क्योंकि प्रॉफिट और लॉस किसका होता है बच्चों? ओनर का। बिजनेस कुछ खाता पीता नहीं है, बिजनेस इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। जवाब दीजिए बच्चों। बिजनेस कौन सा पर्सन है? आर्टिफिशियल। बिजनेस कभी भी कुछ भी खाता पीता नहीं है। तो ऐसे केस में बच्चों ध्यान रखना, जितना भी जो प्रॉफिट और लॉस होगा वो किसका होता है? ओनर का ही होता है। जी सर, सिंपल सी बात है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और एसेट साइड में क्या क्या आ जाएगा? कैश है, बैंक है। देखो क्लोजिंग स्टॉक दो जगह जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक दो जगह, एक तो यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर तो आया कॉस्ट को कम करने के लिए, यहाँ पर तो क्या आया? कॉस्ट को कम करने। और यहाँ एसेट्स भी तो है क्योंकि इस पे मेरा अधिकार है। अगर क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में है तो इस पे अगली क्लास में और डिस्कशन करेंगे। सर और बताओ, डेटर है तो डेटर हमारी एसेट्स है, बिल्डिंग हमारी एसेट्स है। बोलो बच्चों। मशीनरी हमारी एसेट्स है, फर्नीचर हमारा क्या है? एसेट्स है। बात आगे समझिए नहीं आगे? बस खत्म कहानी, सीधी सी बात है। इस तरीके से बातें नहीं प्यारे बच्चों, बिल्कुल भी बातें नहीं करनी है इस तरीके। सर ये बन गया हमारा। जी बच्चों, अब सर हमारा क्वेश्चन क्या है, हम कैसे सोल्व करेंगे? इधर देख लेना, गलत टेक्निक नहीं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, पहले ट्रायल बैलेंस को पूरा देखेंगे, सारे ट्रेडिंग वाले आइटम उठाएंगे, ट्रेडिंग में डालेंगे, फिर ट्रायल बैलेंस दोबारा पढ़ेंगे, फिर P&L में डालेंगे, फिर अबे ऐसा नहीं, तीन बार ट्रायल बैलेंस नहीं पढ़ना। ना, गलत। इधर देख लो, अगर क्वेश्चन में खाली ट्रेडिंग ही बनाना है तो उससे बढ़िया तो हो ही क्या सकता है? क्वेश्चन में खाली P&L ही बनाना है, इससे बढ़िया तो हो ही क्या सकता है? जवाब दो। लेकिन क्वेश्चन में तीनों चीज बनानी है, फाइनल अकाउंट बनाना है, कुछ नहीं करना, पहले तीनों का फॉर्मेट बना दो। पहले तीनों का क्या करो? फॉर्मेट। और फॉर्मेट भी आपको कैसे बनाना ये भी मैं बता देता हूँ, इधर देख लेना। जैसे जो आपकी कॉपी होती है, तो कॉपी के इस वाले पेज पे नहीं बनाना आपको, इस वाले पेज पे नहीं, वरना आपको बार बार पन्ना पलटना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? इधर देखना, इस पेज को खाली यहां पर बनाना ट्रेडिंग, इधर देख लीजिए, यहां बनाना ट्रेडिंग, यहां बनाना P&L। अरे बोलो। थोड़ी सी यहाँ लाइन छोड़ देना, P&L कभी कभार बड़ा हो जाता है। यहां बनाना बैलेंस शीट, थोड़ा स्पेस वर्किंग नोट के लिए। पहले फॉर्मेट बना लेना और फिर क्या करना? ट्रायल बैलेंस को उठाना, एक एक आइटम देखना, उस आइटम को निहारना अच्छे से, आपको पता चल जाएगा सीधा अपने माइंड में। भाई एक्सपेंस या इनकम है तो ट्रेडिंग में, भाई एक्सपेंस या इनकम है तो कहां? ट्रेडिंग में। और सर एसेट या लायबिलिटी है तो बैलेंस शीट। सिंपल। अब पहला आइटम आया रेंट, रेंट साइलेंट है भाई, इनडायरेक्ट है P&L। सैलरीज P&L, वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस है। समझ में आ गया नहीं आ गया? ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग, परचेजेस ट्रेडिंग, परचेज रिटर्न ट्रेडिंग, सेल्स ट्रेडिंग में, क्रेडिट साइड। समझ में आ गया नहीं आ गया? तो आपको एक एक आइटम को लेकर चलना है। आपको जिस आइटम में दिक्कत आएगी टेंशन नहीं लेनी है, ग्रुप में मैसेज डालो, इतने सारे हमारे पास इंटेलिजेंट बच्चे भी हैं, कोई ना कोई रिप्लाई कर दो,
वरना मैं रिप्लाई कर दूंगा। बोलो बच्चों, समझ में आ गया? इस तरीके से आपको क्वेश्चंस क्या करने हैं, सोल्व करो। आज घर पे जाना, ईमानदारी से सोल्व करना। आपको बेस्ट तरीका बताता हूँ, अभी क्या करो, कैसे नोटिंग करो। इसकी तो ले लो फोटो, क्योंकि टाइम भी हो रहा है। इसकी ले लो फोटो। फोटो लेने के बाद जब आप घर पे ट्रेडिंग, इधर देख लीजिए, जब घर पे आप ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हो, घर पे कॉपी करना है, तो ये भी करो और अपनी किताब भी रख लो साथ में। बोलो बच्चों। तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में कुछ आइटम्स ऐसे मिलेंगे जो बुक में है और मैंने यहाँ पर नहीं लिखे। बोलो। क्योंकि हम रट के नहीं आते हैं बच्चों, हम कॉन्सेप्ट समझाने पे ध्यान देते हैं। अब यहाँ पर P&L के मैंने 10 आइटम लिखे हैं, और जब आप अपनी बुक में P&L का फॉर्मेट देखोगे तो कम से कम 50 आइटम दिखेंगे। कितने आइटम दिखेंगे? 50। तो आपको एक बार आइडिया भी लग जाएगा। बैलेंस शीट समझ में आ गया? यस सर, मजा आ गया, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आप प्लीज होमवर्क दे दो और हम करके लाएंगे होमवर्क। लो जी सर, क्या आपकी तरफ से चैप्टर खत्म? बातें नहीं, मेरी तरफ से 90% चैप्टर हो चुका है ओवर। अब हम करेंगे क्वेश्चंस और कुछ एडजस्टमेंट्स पेंडिंग है, एडजस्टेड परचेज वगैरह की। अच्छा सर क्या हम होमवर्क भी करेंगे? यस। एग्जाम्पल भी करोगे? यस। 19.15 पे आ जाना। ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट है, यहाँ से कॉपी कर सकते हो। इलस्ट्रेशन नंबर 3 करनी है, इलस्ट्रेशन नंबर 4 करनी है, 5 करनी है, इलस्ट्रेशन नंबर 6 भी ट्राई करनी है। 6 ट्राई लिख लो, फटाफट लिख लो सारे बच्चे। ये इलस्ट्रेशन नंबर 7 मेरे लिए छोड़ देना, एसजे लिख देना। वैसे जिस बच्चे को एडजस्टेड परचेज का कॉन्सेप्ट पता है, ट्रायल बैलेंस वाला, वो कर सकता है, बाकी रहने देना, मैं समझाऊंगा। डोंट वरी, रोना नहीं है, लेकिन लाइफ में ध्यान रखना। इलस्ट्रेशन 8 भी मैं कराऊंगा, और इलस्ट्रेशन नंबर 9 वैसे आप ट्राई करना चाहो कर सकते हो, मैं करा दूंगा। चलो सर, इसको छोड़ देते हैं और आपके पास आ जाना। ये वाली इलस्ट्रेशंस मैं कराऊंगा, तभी मैंने बोला चैप्टर 90% खत्म हुआ है, 10% नहीं हुआ है। ये छोटी छोटी इक्वेशन बेस्ड इलस्ट्रेशन में। इसके बाद 19.24 पर है P&L का फॉर्मेट आप ये वाला करोगे, इसके साथ साथ जो और आइटम्स है वहां से भी लिख लो। बोलो बच्चों। आपको कम से कम 3 से 4 घंटे का होमवर्क मिल चुका है, ध्यान रखना। इतना आसान मत समझना बच्चों। सर हम करके लाएंगे, आप टेंशन ना लो बिल्कुल भी। ओके बच्चों, इलस्ट्रेशन नंबर 17 करनी है। इलस्ट्रेशन 17 बैलेंस शीट, इलस्ट्रेशन 19। चलो सर, अब आ जाते हैं क्वेश्चंस पर। इलस्ट्रेशन नंबर 20 करनी है, 21 करना है। विद जीएसटी वाला करोगे या नहीं करोगे? इलस्ट्रेशन नंबर 22 है विद जीएसटी। मन करेगा तो कर लेना, वरना मैं करा दूंगा, अभी लेंगे क्लास। क्वेश्चंस पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 जल्दी जल्दी लिख लो। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 और 8। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 11 होगा तो देख लें। 12, 13, 16 से लेकर आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। कहां तक सर? 16 से लेकर 25 तक हैं बच्चों, ठीक है। चलो सर, करके लाओगे या नहीं करके लाओगे? बोलो। मैं ये नहीं कह रहा, कॉन्सेप्चुअली अब आप इसे ट्राई कर सकते हो। कल मैं तुम्हारी क्लास इसलिए नहीं रख रहा हूँ, सुन लो। कल आप ना ये होमवर्क कर पाओगे, ना कोई फायदा है। हम आपकी अगली क्लास लेंगे ट्यूसडे को। कोई क्लास नहीं होगी अकाउंट्स की, बिजनेस स्टडीज की होगी। अकाउंट्स की क्लास ट्यूसडे को होगी, सुन लो। ट्यूसडे को होगी, सभी बच्चे मैक्सिमम होमवर्क ट्राई करके लाना। ट्यूसडे पूरी क्लास लगाएंगे, जरूरत पड़ेगी तो थर्सडे की भी आधी क्लास लगा लेंगे। क्वेश्चन तसल्ली से करेंगे। समझ आ गया सब बच्चों को? अच्छा, बिजनेस स्टडीज की क्लास कल कितने बजे लेनी है फिर बता दो। तो फिर मैं ऐसा करते हैं, एक बजे ले लेते हैं, ठीक है? हाँ, 1 बजे ले लेते हैं। अरे सर की 11:30 से 1 हो जाएगी, 1 बजे आ जाना, खत्म। चलो बच्चों, कोई बात नहीं। कल हम 1 बजे लेते हैं क्लास, 1 से 2 खत्म कर दूंगा बिजनेस स्टडीज।